राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी विधायकों से संभाग वाइज लिया जाएगा फीडबैक। 3 दिन चलेगा संभाग वाइज फीडबैक कार्यक्रम। सीएमआर में होगी बीजेपी विधायकों की बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और बीजेपी के विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा उनके क्षेत्रों को लेकर, कामकाज को लेकर। 3 दिन तक संभाग स्तर पर यह फीडबैक कार्यक्रम चलने वाला है बीजेपी का। उसके बाद आपको बता दें, जानकारी आ रही है कि फीडबैक में प्रदेश भर की सियासत से जुड़े हुए और तमाम विकास कार्यों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। और सीएमआर में ये फीडबैक कार्यक्रम चलेगा। विधायकों को सीएमआर में बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। 3 दिन तक चलेगा संभाग स्तर पर फीडबैक कार्यक्रम। तो बीजेपी विधायक अब बताएंगे अपने अपने क्षेत्रों का हाल, और इसी के साथ ही क्या कामकाज विकास से जुड़े अपने अपने क्षेत्रों में वो कर रहे हैं और कहां तक पहुंची है 1 साल में विकास की जर्नी। बीते 1 साल में क्या काम हुए प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, और इसी के साथ ही जो सियासी समीकरण हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वहां के विकास के कार्य और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बीजेपी के विधायकों से अब फीडबैक लिया जाएगा उनके अपने अपने क्षेत्रों को लेकर। और ये बैठक जो है वो सीएमआर में चलेगी। सीएमआर में बीजेपी के विधायकों को बुलाया जाएगा और उनके क्षेत्र के हालात उनसे पूछे जाएंगे। तो वाकई बीते 1 साल में सरकार अपने कामकाजों का एक तरीके से आकलन करेगी, क्योंकि ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी जो विधायक हैं, ये इनके कंधों पर बहुत बड़ा जिम्मा होता है कि जो सरकारी कामकाज है, जो सरकारी विकास के काम है या जो योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में ये करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, या फिर क्या स्थिति क्षेत्रों की है, किस तरह के विकास के काम हो रहे हैं, बीते 1 साल में क्या कुछ रहा, प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों का हाल, इसे लेकर अब बीजेपी के विधायकों से पूछा जाएगा। और सीएमआर में बीजेपी विधायकों की फीडबैक की ये बैठक होने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों को समझने के लिए, वहां के विकास के कामकाजों को उनका आकलन करने के लिए ये फीडबैक संबंधित बैठक बहुत जरूरी है। संभाग वाइज ये बैठक होगी। अलग अलग संभागों के विधायकों को बैठाकर उनसे पूछा जाएगा, बैठक ली जाएगी और उनसे उनके क्षेत्रों की स्थिति जानी जाएगी। और ये देखिए, ये तिथियां भी तय हो चुकी हैं, समय भी तय हो चुका है, और ये अलग अलग संभागों के अलग अलग समय पर मीटिंग सीएमआर में होगी। भाखरोटा अग्निकांड में एसएमएस अस्पताल से अपडेट आ रहा है। 8 मरीजों का एसएमएस के बर्न वार्ड में इलाज जारी है। वहीं नीरा, रमेश, सोमराज 3 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कपिल, सुरेंद्र और सलीम और शैलेंद्र नाम के मरीजों की सेहत में सुधार देखा गया है। भाखरोटा अग्निकांड में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोगों का इलाज अभी भी एसएमएस हॉस्पिटल में चल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। भाखरोटा अग्निकांड, अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है इस कांड में। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ था, एलपीजी का ट्रक टकरा गया था दूसरे ट्रक से और उसके बाद एलपीजी का ट्रक फट गया था और आग ही आग पूरे क्षेत्र में फैल गई थी, जिसमें कई लोग झुलस गए थे। हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रमोद, ये बड़े टेंशन की बात है कि लगातार कैजुअलिटी का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है और अभी भी कुछ मरीज हैं जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। देखिए नंदनी, आज बिल्कुल 7 दिन पूरे हो चुके हैं। ब्लैक फ्राइडे पिछली बार था जिस दिन ये हादसा हुआ था, और लगातार मौतों का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। और पहले हम मौतों की बात करेंगे। जो 19 लोगों की जो मौत हुई है उनका मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। हरलाल निवासी राजपुरा, पीपराली सीकर, अनीता मीणा मुजफ्फर उदयपुर, साबुद्दीन रायबरेली यूपी, राधेश्याम चौधरी हैं सांगानेर जयपुर, महेंद्र भादवा नागौर के हैं, शाहिद उदयपुर के, फैजान उदयपुर के, राजूराम श्री माधोपुर के, गोविंद नारायण केकड़ी अजमेर से, करणी सिंह जी, राजेश सिंह जी, प्रदीप कुमार कानपुर देहात, नरेश बाबू, यूसुफ, विजीता मीणा, बंसीलाल, लालाराम
और एक व्यक्ति अज्ञात। ये टोटल 19 लोग हैं जो मौत के मुंह में जा चुके हैं और फिलहाल जो 8 लोग हैं उनका उपचार नंदनी एसएमएस अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। इनके अंदर भी तीन ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनके हम नाम अगर बताना चाहें तो उनके अंदर है नीरा, रमेश और सोमराज। नीरा की जो स्थिति है नंदनी मैं आपको बताना चाहूंगा 45% ये झुलसी हुई है। इसके अलावा जो सोमराज है वो 35% झुलसा हुआ है और रमेश 35% झुलसे हुआ है। ये तीनों मरीजों की हालत है वो नाजुक है। इसके अलावा 5 जो मरीज हैं उनकी हालत में सुधार हो रहा है, जिनका नाम है कपिल है, सुरेंद्र, नरेश, सलीम, शैलेंद्र। ये 5 व्यक्ति हैं जिनकी सेहत सुधार हो रहा है। तो लगातार चिकित्सा विभाग की ये कोशिश है कि कैजुअलिटी को रोका जा सके और जल्दी से जल्दी जो मरीज हैं उनको स्वस्थ कर उन्हें वापस भेज दिया जाए। कल 2 दिनों के अंदर, कल और परसों करीब 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया है, उनको स्वस्थ करके घर भेजा है। तो आने वाले समय के अंदर और भी चिकित्सा विभाग की कोशिश रहेगी कि इनकी जो हालत है उसको सुधारा जा सके और उन्हें अपने घर बेहतर तरीके से भेजा जा सके। जी नंदनी। चलिए, शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भाकरोटा अग्निकांड में अब भी कई लोगों का इलाज जारी और एसएमएस अस्पताल प्रबंधक पूरी कोशिश कर रहा है कि कैजुअलिटी का आंकड़ा जो है वो ना बढ़े। और इसी बीच खबर आ रही है उप निरीक्षक भर्ती 2021 का मामला। पूरे मामले को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं सांसद हनुमान बेनीवाल। सोशल मीडिया पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्सपोज किया है और एक्सपोज कर सांसद बेनीवाल ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। और सोशल मीडिया पर हनुमान बेनीवाल ने लिखा, पेपर लीक के मामलों ने राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। पेपर लीक केवल परीक्षा नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है। परीक्षा को रद्द करने को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा और गृह मंत्री शाह को पत्र लिखने का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा इस एक्सपोज में सरकार के 2 मंत्रियों के साथ एक आईएएस अधिकारी का भी जिक्र किया गया है। महिला मित्र को बचाने की लिखी है सांसद बेनीवाल ने बात। अब इस पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है सांसद बेनीवाल का ये पत्र। हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुणाल, लगातार हनुमान बेनीवाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उप निरीक्षक भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग की जा रही है और क्या जानकारी इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर? आपको बता दें कि एक उन्होंने पूरा सोशल मीडिया पर इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक पोस्ट किया है। उसमें जो प्रशासनिक है और सरकार की मंशा है उसको लेकर जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उनका कहना है कि जब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है रद्द करने की मांग जो अनुशंसा है वो एसओजी द्वारा कर दी गई है, पीएचपी द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा जो जजों की राय है उनकी राय जो है वो प्रस्तुत कर दी गई है। उसके बावजूद जो है इस भर्ती को जो है रद्द नहीं किया जा रहा है, जबकि एडवोकेट जनरल द्वारा जो है इस भर्ती को रद्द करने की जो है राय व्यक्त कर दी गई है। इसके अलावा उनका ये जो पोस्ट है, आपको बता दें कि कल भी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एक लेटर वायरल हुआ जिसमें इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की जो है अनुशंसा जो है की गई थी, उसके बाद आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल द्वारा भी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर शुरुआत से ही रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अमित शाह को जो है पत्र लिखा था और पत्र में लिखकर इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी और इस पूरे मामले को लेकर मुख्य सचिव से भी जो है जवाब तलब किया था गृह मंत्रालय द्वारा। अब क्योंकि इन्होंने जो हनुमान बेनीवाल द्वारा जो ये पोस्ट की गई है, उनकी पोस्ट में जो है सरकार के 2 मंत्री और एक आईएएस का नाम है जिनकी चर्चा हो रही है कि एक महिला मित्र को बचाने की बात का जो है उनकी पोस्ट में जिक्र किया जा रहा है। और अब चर्चा यही है कि आखिर यह महिला मित्र कौन है जिसको बचाने का जो प्रयास किया जा रहा था। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए कुणाल। अब हनुमान बेनीवाल लगातार आवाज खड़ा कर रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या रिएक्शन सरकार की तरफ से मिलता है, क्योंकि इनके द्वारा चिट्ठी भी लिखी गई है मुख्यमंत्री को। वहीं सिरोही के शिवगंज से खबर है, अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है शिवगंज शहर। शिवगंज थानाधिकारी ने अब कार्रवाई भी की है। कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया। हालांकि अन्य प्रदेशों की युवतियां यहां पर जिस्म फरोशी का धंधा चला रही हैं।
शहर में जगह जगह पर स्पा सेंटर्स खुल गए हैं और इसी के साथ ही कई होटल्स में भी काला कारोबार चल रहा है। वहीं तंदूरी होटल से दोनों युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो शिवगंज में देह व्यापार की खबर के बीच पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 महिलाओं को और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें से गिरफ्तार एक आरोपी पर पाली पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था और पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी 6 साल से फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जो उनकी 62वीं सफलता है, ऑपरेशन मद गवैया चलाकर पिछले 6 सालों से फरार राज्य के 3 जिलों में वांटेड 25,000 रुपए का इनामी कुख्यात मादक द्रव्यों का तस्कर जसाराम उर्फ जसराज उर्फ जसिया, जो कि सिंधरी बाड़मेर बालोतरा का निवासी है, उसको और उसके 2 अन्य साथियों को बाबूराम पुत्र सवाई राम और चेतन राम, इनको भनियारा के एक फार्म हाउस में पार्टी मनाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह कुख्यात अपराधी पिछले 6 सालों से फरार था। इसने अपना डेरा डंडा निम्बा हेड़ा के एक कुख्यात जगह पर बना रखा था और पिछले 6 साल से अफीम और डोडा चूरा के बड़े धंधे में लिप्त था। पहले इसने चौक के देवली से है, जहां पर नेक चाल मार्ग पर कार सवार आधा दर्जन लोगों ने नगर पालिका देवली के पार्षद और एक अन्य युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उन्हें पास स्थित एक मकान में ले जाकर बुरी तरह मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें देवली पुलिस ने उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। और जानकारी के मुताबिक दोनों बंगाली कॉलोनी निवासी हैं और नासिरदा से बाइक से लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए, हमारे पास परमिशन का आवेदन किया गया था और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर। 29 को होने वाली सभा को लेकर जिला कलेक्टर सौम्या झा ने बताया है कि सभा की शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। हमने आकलन के आधार पर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया जा रहा है। मजिस्ट्रेट उसके साथ प्रशासन की अलग से टीमें भी लगाएगा। जिस जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं, सभा शांतिपूर्ण संपन्न होगी, इसकी गारंटी जिला प्रशासन लेता है। इस बात देखिए, हमारे पास परमिशन का आवेदन किया गया था, तो उसमें थानाधिकारी से रिपोर्ट लेके और डीवाईएसपी से रिपोर्ट लेके एसडीएम द्वारा सभा के लिए परमिशन दी जा चुकी है और ज़मीन भी उनके द्वारा आइडेंटिफाई की जा चुकी है। हमने जो भीड़ का आंकलन लगाया है उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा रहे हैं और मौका मजिस्ट्रेट्स लगा रहे हैं और इसके साथ ही प्रशासन की एक्स्ट्रा टीम को भी हम उस जगह पर तैनात कर रहे हैं। इसके साथ ही लीडर्स के साथ भी हमारी वार्ता जारी है और लीडर्स भी इस बात से सहमत है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की अनहोनी घटना हो। जो स्टैंडर्ड हमारी हर जगह शर्तें होती है वो यही होती है कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई भी अनहोनी ना हो। जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सब की वो सूची हमें देते हैं। भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएंगे और भड़काऊ नारेबाजी नहीं होगी और डीजे वगैरह नहीं बचेंगे, इन सब की वो गारंटी देते हैं। तो वो सब शर्तें हमें लगाएंगे। टोंक की जनता से यही अपील है कि आप भयभीत ना हो, ये सभा शांतिपूर्ण हो जाएगी, इसकी गारंटी प्रशासन देगा। सावधान, नए साल पर विश लेना नहीं पड़ जाए भारी आपको। नए साल में कहीं आपके साथ भी ना हो जाए ठगी। जी हाँ, नए साल के अवसर पर साइबर ठग आपको बना सकते हैं निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए साल पर आने वाले मैसेजेस पर आप ध्यान रखें। नए साल की विश देने के बहाने साइबर ठग निशाना बना सकते हैं और एक फाइल बनाकर आपको विश भेजने पर उस फाइल को बिल्कुल भी आप अगर खोलें और किसी तरह की विवाद की स्थिति आपको लगे तो आप तुरंत प्रभाव से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ऐसी फाइल्स बनाकर साइबर ठग ठगी करते हैं कि अगर आप खोलते हैं ऐसी फाइल को तो आप हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार।
इसलिए बिल्कुल भी इस तरह के मैसेजेस को भूलकर भी ना करें अपने फ़ोन में ओपन। इसके अलावा नए साल पर ऑफर्स का भी दिया जा सकता है झांसा, इसलिए इस तरह के झांसों में भी आप बिल्कुल ना आए। तो नए साल की विश लेना ना पड़ जाए भारी। सोशल मीडिया पर ध्यान रखें, अगर आपको कोई लिंक भेजता है, कोई फाइल बनाकर भेजता है और आप उसे ओपन करते हैं तो हो सकता है आप ठगी का शिकार हो जाएं। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अभी फिलहाल क्या अलर्ट दिया गया है? ऐसे मैसेजेस से कैसे बचा जाए जो साइबर ठग की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, नए साल को लेकर जो एक दूसरे को विश किया जाता है, अलग अलग फाइलें भेजी जाती है, जैसे फूल के साथ में गुलदस्ते वगैरह और कई पिक्चर वगैरह भेजी जाती है। तो ऐसे पिक्चर के लिए एक जो डीजीपी है हेमंत प्रियदर्शी, तो उन्होंने अपील की है कि जो एपी की फाइल आती है व्हाट्सएप पर जो भी भेज रहे हैं उनको खोले नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसी फाइल को ओपन करते हैं तो ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी इस तरह के मैसेज को भूल कर भी ना खोले, क्योंकि कई तरीके के ऑफर आएंगे उनमें, और उनको क्लिक करने पर एक ओटीपी मांगी जाएगी और उसके द्वारा या तो मोबाइल का डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। प्रकाश, सारे हथकंडे अपना रहे हैं साइबर ठग और प्रलोभन देकर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। तो कुल मिलाकर ये ऑनलाइन जो प्रलोभन वाले सामान है या फिर इस तरह के मैसेजेस हैं, इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुख्य तौर पर न्यू ईयर जैसे इवेंट को लेकर भी इस तरह की खबर है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। आप बने रहिए, एक बार फिर से अगली खबर पर आपका रुख करेंगे। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग के रेंज मांडलगढ़ के रेंजर को 1,90,000 रुपए की नकदी के साथ पकड़ा गया है और पूछताछ में रेंजर पुष्पेंद्र सिंह नकदी के बारे में नहीं दे सका संतोषजनक जवाब। खनन माफियाओं से मिली भगत कर अवैध खनन कराने की एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना मिली थी। अवैध खनन कराने की एवज में ये रकम वसूली गई थी। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए इस खबर पर। ओम प्रकाश, क्या है पूरा मामला? जी देखिए नंदनी, एसीबी मुख्यालय को एक गोपनीय सूत्र सूचना मिली थी कि क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं जो मांडलगढ़ रेंज में कार्यरत है, जो रेंजर के पद पर है पुष्पेंद्र सिंह, वह खनन माफियाओं से मिली भगत करके वन विभाग की जो भूमि है वहां पर अवैध खनन कराकर उनको संरक्षण देता है और दलालों के मार्फत मोटी धनराशि हर माह लेकर आता। तो एसीबी ने इस शिकायत का गोपनीय रूप से सत्यापन किया और आज जब जो पुष्पेंद्र सिंह है वह खनन माफियाओं से पैसे लेकर आ रहा था भीलवाड़ा की तरफ मांडलगढ़ रेंज से, तो उसी समय एसीबी की टीम ने बीच रास्ते में उन्होंने रोका और उनकी तलाशी ली। तो उनके पास में 1,90,000 रुपए की संदिग्ध राशि मिली। तो उस संबंध में एसीबी के अधिकारियों ने पुष्पेंद्र सिंह से पूछताछ की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जवाब नहीं देने पर एसीबी ने वह राशि जब्त कर ली। अब एसीबी की जो डिप्टी एसपी है पारसमल, ये उनकी जांच कर रहे हैं और अब जो आरोपी हैं पुष्पेंद्र सिंह, जो संदिग्ध राशि के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ अब भ्रष्टाचार की धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुकदमा दर्ज करने के बाद में उनको एक नोटिस देकर एसीबी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसके खिलाफ अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। नंदिनी, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात मौसम में बदलाव की। बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है और अब बारिश, ठंड और सर्द हवाएं देखी जा रही हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में ठंड है और बारिश होने से किसानों को फायदे की भी खबर आ रही है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर, माउंट आबू, झुंझुनू, पाली, डीडवाना और फतेहपुर शेखावटी से, जहां पर कल से लगातार बारिश देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से अब सर्दी भी राजस्थान में बढ़ गई है। और आने वाले समय को लेकर भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि सर्दी अभी इसी तरीके से पड़ेगी और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर राजस्थान पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस हल्की फुल्की बारिश में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और इस हल्की फुल्की बारिश से किसानों के जो खेत हैं उसमें फसलें लहरा रही हैं। अब ऐसे में बारिश और इस ठंड के बीच बेहद ज़रूरी है कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि बढ़ती सर्दी के बीच जो सर्दी से होने वाली बीमारियां हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है।